तो जन्म का कारक यह भी लिख लीजिएगा, जो जन्म का कारक है उसके पास ज्यादा पावर नहीं है। ज्यादा पावर किसके पास है? संपत के पास है, विपत के पास है, क्षेम के पास है, और सबके पास पावर है। आठ के पास पावर है। जन्म के पास कोई भी ज्यादा पावर नहीं है। वो ऐसे ही निठल्ला बैठा है, कुछ नहीं है उसके पास। तो यहाँ पे तीसरा भाव क्या हुआ? ए डैमेज हो गया। दूसरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन तीसरा भाव यहाँ डैमेज हो गया। चौथा भाव, चौथा भाव का स्वामी बुध है, जो अति मित्र है। अब बुध कहाँ बैठा है? बुध जो है वो स्वयं कहाँ गया है? वो घनिष्ठा में गया है। घनिष्ठा इनके लिए क्या है? क्षेम है। बुध इनके लिए बहुत अच्छा है। बुध क्या है इनके लिए? बहुत अच्छा है। श्रद्धा जी, कभी आपने गौर किया आपकी शुक्र की दशा कैसी रही है? नहीं। ठीक है। अब पंचम भाव, आप इससे प्रेडिक्शन भी करेंगे। जैसे दूसरे भाव का स्वामी जो है वो अच्छी अवस्था में है, तो कहिएगा हाँ पारिवारिक जो चीजें हैं वो ठीक ठाक है। वाणी बहुत अच्छी है। तीसरा भाव जो है वो वहाँ आपका क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में थोड़ी समस्या हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट संबंधित थोड़ी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ चतुर्थ हो गया, सुख का जो है वो सुख तो मिलेगा भगवत कृपा से। पंचम, तो पंचम का स्वामी कहाँ गया? चंद्रमा भरणी में गया है, भरणी जन्म है। और चंद्रमा क्या हो रहा है इनके लिए? चंद्रमा विपत है, तो थोड़ी समस्यादायक हो सकता है। तो प्राइमरी एजुकेशन तक जहां तक मैं जानता हूँ इन्हें इन्हें समस्या रही थोड़ी। उसके बाद बढ़िए, पंचम, छठा भाव। छठा भाव का स्वामी कहाँ है? छठे भाव का स्वामी सूर्य। सूर्य क्या हो रहा है इनके लिए? शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य संपत है। और संपत गया किसके पास है? विपत्ति के पास गया है। संपत गया किसके पास है? विपत्ति के पास, श्रवण नक्षत्र में गया है वो। एक तो निकल रहा है क्या? संपत्ति विपत्ति के पास चली गई, अर्थात संपत्ति आने में थोड़ी समस्या होगी। लेकिन छठे भाव का स्वामी जो सूर्य है वो कहाँ गया है? वो भी विपत्ति में गया है। तो नौकरी में भी आए दिन थोड़ी ना थोड़ी समस्या रहेगी। आपके जो जीवन में जो चीजें हैं उसे आप लिखते चले जाइएगा। हाँ श्रद्धा जी। ठीक है। अब सातवां भाव, सातवें भाव का स्वामी बुध है, जिसमें हमने पहले ही बात कर ली है। आठवां भाव का स्वामी शुक्र है, जो जन्म नक्षत्र ही है। अब वो कहाँ गया है? सतविखा में गया है, राहु में गया है, जो राहु प्रत्ययी है। वहाँ यूटिलाइजेशन आ रहा है कि ये ज्योतिष सीख रही है। एक बात मुझे बताइएगा, मैं रुक रहा हूँ, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए, समझ रहे हैं या फिर ऊपर से निकल रहा है? जी बताइए। गुरुजी क्या? कुछ मतलब कुछ कुछ हम्म। समझ में आ रहा है, थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। मतलब दोबारा वीडियो देखने का तो आ जाएगा। और किन्हीं को समझने में कोई समस्या हो रही है? ये हाउस लॉर्ड में प्रॉब्लम, जी। हाउस लॉर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे आप थर्ड हाउस का लॉर्ड, फिर हाँ। वहां से फिर कैसे वो काउंट करने में problem। अच्छा, ठीक है, और किन्हीं को? ये तो समझ में आया कि चलिए ठीक है, तो सबसे पहले और किन्हीं कोई समस्या नहीं ना है समझने में? गुरुजी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। सब सबके ऊपर से जा रहा है। नवतारा समझ में आया? नवतारा कैसे काम कर रहा है? नौ तारा समझ में आ जी गुरुजी। जी। नवतारा क्लियर हो गया। जी। जी गुरुजी। अब नवतारा में यह तो समझ में आ गया कि मान लीजिए आपके संपत्ति का जो कारक है, जो आपका संपत्ति तारा है, वो यदि विपत में चला जाएगा तो धन में समस्या कर देगा। यदि विपत है वो, यदि संपत्ति में चला जाएगा तो समस्या कर देगा। वो तो समझ में आ गया। यही समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आ रहा है। ये हाउस लॉर्ड को छोड़ दीजिए, अभी हाउस लॉर्ड को भूल जाइए। ठीक है। अभी बिल्कुल समझ लीजिए कि ये कुछ है ही नहीं हाउस लॉर्ड।
सबसे पहले यह देखिए इनके कुंडली में तो जन्म का है वो कौन है, शुक्र है। उसे लिख लीजिए तभी समझ पाएंगे। जन्म तारा इनका कौन है, शुक्र है। उसके बाद संपत, संपत जो है वो इनका कौन है, सूर्य है। ठीक है। विपत, विपत इनका कौन है, चंद्रमा है। क्षेम, क्षेम इनका कौन है, मंगल है। ठीक है। क्षेम के बाद आ जाइए प्रत्ययरी, प्रत्ययरी इनका राहु है। साधक, साधक इनका गुरु है। प्रत्ययरी के बाद साधक, साधक के बाद फिर आपका आ गया बध, बध हो गया इनके लिए कौन, शनि। मित्र, मित्र इनके लिए हो गया बुध। फिर अति मित्र, अति मित्र हो गया कौन, केतु। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को, बताइए यहाँ तक कोई जी समस्या है। नहीं, क्लियर है। सभी को क्लियर है। तब आगे बढ़ेंगे हम। सभी को क्लियर है यहाँ तक। जी गुरुजी मुझे। जी गुरुजी। राहुल जी आज भी बाहर हैं क्या। रुकिए नहीं सर, थोड़ा जस्ट यहीं पर है, आवाज कुछ ज्यादा आ रही है सर। ठीक। यहाँ तक क्लियर है। नवतारा कैसे आप काउंट करेंगे, क्लियर आपका हो गया। अब जी इसके सर। बाद यह देखना है आपको। अब इसमें यह देखिए कि इनके कुंडली में मान लीजिए इनके कुंडली में जो संपत का है, संपत का कौन है, सूर्य है। अभी हमने देखा कि इनके कुंडली के अंतर्गत संपत का कारक सूर्य है, लेकिन संपत का कारक सूर्य कहाँ बैठा है, यही ये हमने अभी तक गौर नहीं किया। ठीक है। अब मान लीजिए संपत का कारक विपत में चला गया। ठीक है। तो ये क्या करेगा, संपत्ति में समस्या क्रिएट कर देगा, अर्थात धन को आने नहीं देगा प्रॉपरली। जैसे धन आना चाहिए वैसे धन इनके पास नहीं आने देगा। समझ रहे हैं। गुरुजी इसका थोड़ा सा नहीं एग्जांपल दे दो जैसे दे रहे कुंडली में। तुरंत तुरंत। जैसे इनके कुंडली में संपत का स्वामी कौन है, सूर्य है। सूर्य। ठीक है। अब सूर्य जी। बैठा कहाँ है, उसे छोड़ दीजिए, प्रबल। बैठा फिर बैठा जाइएगा तो फिर ऊपर से निकल जाएगा। सूर्य किस नक्षत्र में गया है, प्रबल में। श्रवण में है। श्रवण जो है वो कौन सा है, कौन सा तारा है, चंद्रमा का। तारा विपत। कौन वो सा है। विपत है। विपत। विपत है। हाँ तारा विपत है। तारा कौन सा है, तारा ये विपत है। समझ रहे हैं, नहीं आ रहा है समझ में। जी जी आगे गुरुजी। बढ़ते आगे। अब आया आया समझ में। तारा क्या है, तीसरा नंबर तारा क्या है, विपत है, चंद्रमा।
इसमें गया तो क्या होगा, धन में परेशानी इन्हें होगी, क्योंकि धन का जो संपत्ति का नक्षत्रों में जो तारा है वो कहाँ चला गया, किस तारे के पास गया है, वो विपत्ति के तारे के पास चला गया। अब मान लीजिए इसमें फिर हम आते हैं क्षेम, जो सुख को दे रहा है, वो कौन है, मंगल है। ठीक है, मंगल कहाँ है, किस नक्षत्र में है वो देखिए, मंगल किस ज्येष्ठा में। नक्षत्र में है, ज्येष्ठा में है। ज्येष्ठा किसका नक्षत्र है, बुध का। बुध का। ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। तो बुध, अब यहाँ बुध किस तारा में आ रहा है देखिए, मित्र मित्र में। बुध क्या है, मित्र है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सुख की प्राप्ति इस व्यक्ति को होगी, सुख की प्राप्ति इस व्यक्ति को होगी। कैसे होगी, लाभ के रूप में होगी, मित्र के रूप में होगी, सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, समझ रहे हैं, या फिर और कहीं समस्या आ रही है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए इनका जो विपत है, विपत कौन कौन है, चंद्रमा है। ठीक है, यहाँ है चंद्रमा। अब चंद्रमा किस तारे में गया है वो बताइए, कौन सा तारा है, किस तारे में चंद्रमा गया है, भरणी। ये जन्म तारा में। जनतरम। इस व्यक्ति को तकलीफ कहाँ देगा वो, जन्म में तकलीफ हुई होगी इस व्यक्ति को, जन्म में इस व्यक्ति को तकलीफ हुई होगी। अब मित्र है, मित्र तो बुध है। ठीक है, बुध कौन से तारे में गया है, मित्र कौन से तारे में गया है, बुध प्रत्यरी जो में। है वो प्रत्ययी एक में बुध बुध। गया है, घनिष्ठा में है बुध, घनिष्ठ में से। घनिष्ठा मंगल का है, मंगल। क्षेम में गया है वो और अच्छा हो गया ना कि बुरा हो गया। तो हम ग्रह को बाहर निकालेंगे कि ग्रह कितना परसेंट हमारे लिए अच्छा है या कितना परसेंट वो अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले ये सीक्वेंस हम बना लेंगे, 9 तारा हो गए हमारे। अब सबसे पहले जन्म को देखेंगे, जन्म किस में गया है, और जन्म के पास कोई अपना पावर नहीं है। जन्म किस में गया है, तो जन्म जो है वो विपत्ति में गया है, विपत्ति का कारक चंद्रमा है, विपत्ति में गया है। तो वहां लिख लीजिए साइड में, कष्टदायक, थोड़ा कष्ट देगा। नीचे चले आइए, संपत, संपत को देखिए कहाँ गया है, संपत कहाँ गया है, संपत का स्वामी कौन है, सूर्य है। सूर्य गया कहाँ है, विपत्ति में गया है। तो संपत्ति भी है, विपत्ति भी है, तो ये मिला जुला प्रभाव देगा। तीसरा विपत्ति है, विपत्ति कहाँ गया, तो चंद्रमा जन्म में गया है। तो ये वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि जन्म के पास अपना कोई ये होता नहीं है। उसके बाद क्षेम, मंगल। अब क्षेम का जो स्वामी मंगल है वो देखिए किस तारा में गया है, वो ज्येष्ठा में गया है। अर्थात यह मान लीजिए कि जो मंगल है बहुत ही बेहतर है इनके लिए। कैसे है, क्योंकि क्षेम भी इसके पास है और मित्र भी इसके पास है, तो 100 में 100% ये पावर अपने पास रखे हुए हैं अच्छा करने के लिए। प्रत्ययी जो राहु है, वो राहु किसके नक्षत्र में गया है, पूर्वा भाद्रपद में गया है। बताइए कौन से तारा में गया है राहु, राहु कौन से तारा में गया है, ये साधक। राहु कहाँ गया है, साधक में गया है। प्रत्ययी है, गया है कहाँ, साधक में। साधक क्या है, हमारे लिए सदैव फेवरेबल है, बहुत ही अच्छा है। वहां गया कौन, दुश्मन गया। अब आप कहेंगे यहाँ भी चीजें सब खराब हो गई। इस व्यक्ति को डेंजर में भी, इसके जो शत्रु है ना, वो शत्रु भी इसे, इसके साथ करेंगे तो बुरा, लेकिन इसके साथ अच्छा होकर चला जाएगा। एक खासियत यहाँ बन जाएगी।
क्योंकि शत्रु कहाँ गए हैं, फेवरेबल में गए हैं, साधक में गए हैं, बेहतर करके चला जाएगा। साधक कहाँ गया, गुरु किस नक्षत्र में गया है वो देखिए, कौन से तारा में गुरु गया है। रेवती। रेवती में रेवती कौन सा तारा है, इसे मित्र याद का। करने के लिए, हाँ, मित्र का। इससे पहले नक्षत्रों को याद करना होगा आपको, तो ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। रेवती कहाँ गया है, बुध के नक्षत्र, बुध का नक्षत्र है, बुध क्या है, मित्र है, और बुध क्या है, साधक है। अर्थात साधक गया है मित्र के पास, जो बहुत ही अच्छा इनके लिए है, अर्थात गुरु भी इनके लिए ठीक है, खराब ग्रह वो नहीं है, ठीक नक्षत्र, नक्षत्रपति के अनुसार वो ठीक ग्रह है। अब चले आइए शनि के पास, जो इनका बद्ध कारक। शनि किसके नक्षत्र में गया है, अर्थात शनि जो है वो किस तारा में गया है। अति मित्र में। अति मित्र, केतु का नक्षत्र, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या करेगा, बद्ध शनि कहाँ गया, केतु के पास चला गया है, जो अति मित्र हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी 50-50 रिजल्ट अपना देगा, मिला जुला प्रभाव यहाँ देगा। लेकिन यही जो है, जो बिल्कुल बुरे तरीके से चला जाता, मान लीजिए जो बद कारक शनि है वो विपत्ति में चला जाता, चंद्रमा के नक्षत्र में या राहु के नक्षत्र में चला जाता, तो और कष्टदायक हो जाता। बुध किसके नक्षत्र में है, जो इनका मित्र कारक है, घनिष्ठा में है। घनिष्ठा कौन सा तारा बन रहा है, घनिष्ठा का स्वामी मंगल, मंगल है, मंगल कौन सा तारा है वो बताइए। क्षेम है, क्षेम। एम है, सेम सेम। तो इनके लिए तो और अच्छा हो गया भाई, सुख का कारक है और फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छा है। अब अति मित्र जो है केतु, केतु किस नक्षत्र में गया वो देखिए, उत्तरा फाल्गुनी में गया है। उत्तरा फाल्गुनी किसका है, सूर्य का नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी किसका है, सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य इनके लिए क्या है, संपत्ति है। अति मित्र कहाँ गया है, संपत्ति के पास गया है। ज्योतिष सीखना जितना आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, उससे कहीं ज्यादा लाभदायक इनके लिए है। समझ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लाभदायक इनके लिए होगा। उनका जवाब भी आ रहा है जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसे समझ में, यहाँ तक चीजें समझ में आई, क्लियर है, आगे बढ़े अब हम। जी क्लियर है। और किन्हीं को कोई, अनुराधा जी, राहुल जी, किसी को कोई समस्या है यहाँ तक समझने में, आ गई। बहुत अच्छी बात है, भगवत कृपा है। अब इसके बाद जिस हम बात कर रहे थे हर भाव को समझने की, तो ये तो समझ गए आप कि जन्म जो इस व्यक्ति का है वो शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, तो शनि, राहु और चंद्रमा, ये तीनों इस व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं हैं। शनि, राहु और चंद्रमा इस व्यक्ति के लिए क्या हो गए, अच्छे नहीं हैं। ठीक है, बहुत दिनों से सदा जी की जो ज्योतिष है वो छूट गई थी, बहुत दिन से क्लास में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से ये एक्टिव चल रहे हैं। ठीक है, अब एक्टिव क्यों चल रहे हैं, देखिए दशा किसकी चल रही है, दशा किसकी है, शनि की दशा है। शनि किसके नक्षत्र में गया है, केतु के नक्षत्र में है। केतु क्या है, ज्योतिष, कहाँ से कनेक्ट करके कहाँ लाके पटक रहा है, ये नक्षत्र है और ऐसे काम करता है। अब यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लग्न को, मान लीजिए सप्तम भाव को हमें रीड करना है, सप्तम भाव को हमें समझना है, तो हम सप्तम को क्या मानते हैं, लग्न मान लेते हैं कि सप्तम ही हमारा लग्न है।
एक्यूरेट प्रेडिक्शन हमें किसी का करना है कि इस समय तुम्हें इस फील्ड में तकलीफ हुई हो, तो हम कैसे करेंगे। या हम किसी को आगाह कर रहे हैं, आगाह अर्थात पहले से बता देना भैया इस वक्त तुम्हें यहाँ समस्या आएगी, थोड़ा सतर्क रहना, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए कि इनके कुंडली में यहाँ ये चीजें क्लियर है। उसके बाद जाइए चतुर्थ भाव को। ठीक है, चतुर्थ भाव है, लग्न है, तो मानकर चलते हैं सबसे पहले लग्न को। तो लग्न जिस नक्षत्र में है उसे मान लीजिए कि यह लग्न का जन्म का नक्षत्र है। उसे क्या मान लीजिए, लग्न का जन्म का नक्षत्र है। गुरु जी एक बार दोबारा रिपीट करना। जैसे लग्न जो है, लग्न का स्वामी कौन है, गुरु है। तो मान लीजिए गुरु, इनका जन्म हो गया। किसका हो गया, लग्न का जन्म गुरु हो गया। अब गुरु से फिर रिपीट कीजिए इसे। तो गुरु जन्म हो गया, शनि जो हो गया इनका संपत्त हो गया, बुध जो हो गया विपत हो गया। अब बुध की जो दशा इनकी रहेगी वो इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगी। शनि की जो दशा रहेगी वो इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगी, लेकिन बुध की दशा कैसी रहेगी, इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगी। जैसे में एक बार सामने रख लेते हैं। अभी सेहत कैसा चल रहा है आपका सुधा जी। अभी से आप नोट कीजिएगा, 6/9/2024 से 3/11/2024 तक आपका सेहत कैसा रहेगा वो हमें बताइएगा। कैसा रहेगा वो हमें बताइएगा। ठीक है, तो ये क्या है, वो आपको इंडिकेट मिल जाएगा कि इस समय इनका सेहत खराब हो सकता है। अब जैसे संपत्ति है, तो संपत्ति का स्वामी जो मंगल है वो कहाँ गया है, किस नक्षत्र में गया है, तो वो ज्येष्ठा में गया है। तो ज्येष्ठा को संपत्ति का जन्म बना लीजिए। अर्थात संपत्ति को संपत्ति कौन देगा, संपत्ति को संपत्ति कौन देगा, तो ज्येष्ठा से जो ठीक दूसरा नक्षत्र होगा वो संपत्ति को ही संपत्ति देगा। अब ज्येष्ठा से दूसरा नक्षत्र किस कौन सा होगा, बुध का नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के बाद कौन आ जाएंगे, केतु आ जाएंगे। केतु का जो 3 नक्षत्र है, अश्विनी मघा और मूल, अश्विनी मघा और मूल, तो ये जो मघा है, ज्येष्ठा के बाद मघा, मघा जो नक्षत्र है वो इनके लिए बहुत बेहतर है। या केतु जो है वो इनके लिए बहुत बेहतर है। कैसे है, इन्हें धन कौन ला कर देगा, तो केतु ला कर देगा। समझ रहे हैं या ऊपर से निकल रहा है। यदि नहीं समझ में आ रही है पुनः रिपीट कीजिए, बताइए। लग्न के लॉर्ड को देखिए, तो हम धन के लिए अंदाजा जी देखते हैं। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आती है। अभी नहीं आ रही है। हाँ बताइए क्या। हमने हेल्थ के लिए लग्न के लॉर्ड को देखी, हाँ, जन्म हेल्थ के लिए नक्षत्र हमने, लॉर्ड। हाँ लग्न का हाँ लॉर्ड हाँ देखा। हाँ। जब हम सेकंड लॉर्ड को हम धन के लिए देखेंगे तो हम सेकंड लॉर्ड को क्यों नहीं पकड़ेंगे। हम धन के लिए ही सेकंड लॉर्ड को देख रहे हैं। धन के लिए हम यह देख रहे हैं कि सेकंड लॉर्ड का स्वामी जिस नक्षत्र में है, ठीक है, उस नक्षत्र से जो दूसरा नक्षत्र होगा वह उसके धन को और ज्यादा बेहतर कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं।
जी जी गुरु जी, तभी हम मंगल का नक्षत्र देख रहे हैं ना इसमें, क्योंकि सेकंड हाउस में 1 नंबर राशि है। एक नंबर राशि है तो मंगल, मंगल को देखिए किस नक्षत्र में है। जी जी। मंगल किस नक्षत्र में है? ज्येष्ठा में। जी। मंगल ज्येष्ठा में है। ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। तो बुध के बाद जी जिसका नक्षत्र होगा वो इन्हें और संपत्ति बेहतर बना के देगा। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति का संपत्ति है, वो संपत्ति की संपत्ति है। दूसरे भाव जो संपत्ति है ना, उसकी वो संपत्ति है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। यदि यह नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि बहुत बहुत सारे रूल एक जगह लग रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो यह देख लीजिए कि सूर्य जो है वो किस नक्षत्र में है। सूर्य जो है वो किस नक्षत्र में है? श्रवण में है। श्रवण के श्रवण में। बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? श्रवण के बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? श्रवण। श्रवण के बाद किसका नक्षत्र आ जाएगा? चंद्र का नक्षत्र आ जाएगा। माफ कीजिए, मंगल का नक्षत्र आ जाएगा। तो मंगल इनके लिए क्या हो जाएगा? संपत्ति का कारक हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है या अभी ऊपर से जा रहा है? जी जी, जैसे देख लीजिए। ये सूर्य हमने इसलिए लिया गुरु जी क्योंकि ये आत्मा को दर्शाता है। हम बता रहे हैं, रुक जाइए। जैसे यह तो समझ में आ गया, सूर्य इनका संपत्ति का कारक है, संपत्ति का कारक है, संपत्ति तारा है। आया समझ में? हाँ ये हाँ जी। तो सूर्य को मान लीजिए कि सूर्य श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है। सूर्य का जी। श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो सूर्य को संपत्ति कौन देगा? धनिष्ठा। तो दूसरा है। सूर्य को संपत्ति कौन देगा जो सूर्य से ठीक नीचे आ रहा है? तो सूर्य किस नक्षत्र में है? श्रवण में है। श्रवण किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का है। तो चंद्रमा के चंद्रमा नक्षत्र में। में सूर्य का जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। तो सूर्य को अब संपत्ति कौन देगा? दूसरा सूर्य को नक्षत्र होगा ना जो संपत्ति, श्रवण का। तो श्रवण से दूसरा नक्षत्र कौन सा है? धनिष्ठा। घनिष्ठा का स्वामी कौन है? मंगल। 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 समझ में आ गया? जी गुरु। जी क्लियर है? हाँ जी जी। सही। अर्थात इस सूर्य को भी धन कौन देगा? तो वो घनिष्ठा देगा। घनिष्ठा का स्वामी मंगल देगा। मंगल देख लीजिए, यहाँ धन का ही स्वामी है वो। ठीक है। अब भाव को लेकर छोड़ दीजिए, भाव को लेकर किसी और क्लास में समझ पाएंगे। बहुत ज्यादा फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ज्यादा वो उलझ जाएगा, फिर आप उसे समझ ही नहीं पाइएगा। अब बात करते हैं कर्म को। तो कर्म का जो कारक है, कर्म का कारक दसम भाव है, उसका स्वामी है। तो दसम भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु कौन से नक्षत्र में है बताइए? रेवती में। रेवती से 10वां नक्षत्र जाइए और बताइए रेवती से 10वां नक्षत्र कौन सा है? रेवती, अश्विनी। रेवती के बाद रेवती, अश्विनी, उसी नक्षत्र से गिनना है हमें। रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका। माँ का। जी, कृपया माइक बंद रखिए। कृतिका, कृतिका के बाद आपका आ जाएगा हस्त, रोहिणी, रोहिणी के बाद आपका आ गया मृगशिरा, मृगशिरा के बाद परीक्षा। आद्रा, आद्रा के बाद पूर्णवसु। ठीक है, पूर्णवसु के बाद आपका आ गया पुख्य, और पुष्यामी। पुख्य के बाद आ गया कौन सा? अश्लेषा। 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 अश्लेषा किसका नक्षत्र है? राहु का। बुध का। बुध। बुध बुध का है। का नक्षत्र है अश्लेषा। अच्छा बुध का। ठीक है। अर्थात इनके कर्म को और बेहतर करने में कौन सहायक हो जाएगा?
बुध सहायक हो जाएगा। इनके कर्म को और बेहतर करने में कौन सहायक हो जाएगा? बुध सहायक हो जाएगा। अब बुध कैसे सहायक होगा? बुध जो है वो कैसे सहायक होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए अश्लेषा को कौन सा जानवर मिला है। तो अश्लेषा को बिलाव मिला है, अर्थात बिल्ली। बिल्ली का मेल वर्जन, ठीक है। तो बिल्ली के मेल वर्जन की एक अल्युमिनियम की, क्योंकि बुद्ध क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की एक छोटी सी प्रतिमा बनानी है, छोटा सा एक बना लेना है। और उसे कैसे, कौन सा कलर करना है? हरे रंग का कलर कर देना है। और जहां आप काम कर रहे हैं उस स्थान पे रख देना है। वो क्या हो जाएगा आपके लिए? आपका एक उपाय हो जाएगा, एक रेमेडी आपकी बन जाएगी। इसके लिए, आपके कर्म के लिए। जैसे धन के लिए है, तो धन के लिए कौन है? आप छोड़ दीजिए दूसरा भाव को, दूसरा भाव तक जाइएगा तो फिर बहुत ये हो जाएगा। धन का कारक कौन इनका है? संपत्ति है, ठीक है। संपत्ति का कौन है? सूर्य है। अब सूर्य से जो दूसरा नक्षत्र है, सूर्य से, श्रवण से दूसरा नक्षत्र धनिष्ठा। धनिष्ठा कौन से जानवर को दर्शाता है? कहाँ है भाई घनिष्ठा जी? घनिष्ठा शेर को दर्शाता है, सिंह को। तो शेर को एक रख लेना है। कौन सी लकड़ी की रहेगी, क्या रहेगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो शेर को रख लेना है। तो शेर का कलर क्या होगा? रेड कलर का होगा। और उसे अपने स्थान पे रखना है। कहाँ रखना है? जहाँ पे धन की दिशा हो, जहाँ आप धन रखते हो, या जो धन को देने की दिशा हो। आपको इनके कुंडली में धन को कौन देगा? एक नंबर राशि आ रही है, पूर्व दिशा। इन्हें धन की प्राप्ति कराएगा, तो वहां रख देना है। इन्हें क्या होगा? धन की प्राप्ति वो करा देगा। समझ रहे हैं?